हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ साकेत कुमार सिंह। 2003 के बाद जो भी नीट के एग्जाम हुए या जेई मेंस के एग्जाम हुए वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे क्लास नोट से आए हैं। तो ये आपके लिए तो खुशखबरी लाए हैं कि हम लोग इस बार ने क्या किया, उस सारे क्लास नोट्स के जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं या क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे जेई मेंस में इस बार जनवरी में आने वाला, उन क्वेश्चंस का एक सीरीज लाया हूँ जो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कशन कर दिए जाएंगे और उन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स से जनवरी सेशन में जो एग्जाम्स होंगे वो आएंगे। तो आपके लिए फ़ायदा होगा कि अगर सीरियसली आप इसको लेते हो तो जनवरी वाले सेशन में आपके 100% फिजिक्स में आएगी। और जिन बच्चों को अभी विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो क्लास नोट्स में बताए जाएंगे वही आ जाएंगे, तो वो जो है इसका एडवांटेज अप्रैल वाले सेशन में ले सकते हैं। और जो बच्चे नीट के लिए हैं तो उनके सामने 2 बार ऐसा हो चुका होगा ऑलरेडी टेस्टेड कि जो भी क्वेश्चंस आए सारे क्लास नोट्स के और यहाँ पे जो डिस्कशन किया गया था उसी से आ गया, तो उनके लिए तो डबल एडवांटेज है, वो तो जाकर सीधा ही फोड़ ही देंगे। तो इस चीज़ का आप फ़ायदा उठाएं। हमने जो भी हमारे क्लास नोट्स है उनको जो है तो आपके लिए यहाँ पे कंप्रेस करके पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ यहाँ समझा दिया जाएगा। ये पूरे जो है तो आपको तो सारे क्वेश्चंस यहीं से मिल जाएंगे आपको। हम लोग जेई मेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स लाए हैं और साथ में क्वेश्चंस भी है। और जो टॉपिक है हमारे क्या तो न्यूटन्स लॉ एंड फ्रिक्शन पे डिस्कशन कर रहे हैं, जो मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चंस रखा है क्योंकि जस्ट काफ़ी टफ क्वेश्चंस मेंस में आते नहीं हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पहले कांस्टेंट रिलेशन वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। 2 ब्लॉक्स हैं क्या, तो डेट मीन 2 मासेज हैं। यहाँ पे तो ब्लॉक पे जो स्ट्रिंग पे टेंशन लग रहा है ऊपर टी लग रहा है, यहाँ पे पुली पे कितना होगा ऊपर टी और यहाँ पे टी, और करस्पॉन्डिंग नीचे कितना हो जाएगा तो टी एंड टी 2t आ जाएगा। 2t पुली पे डाउनवर्ड्स और ब्लॉक पे कितना लग जाएगा अपवर्ड्स। तो टेंशन यहाँ पे कितना 2t और यहाँ पे t, तो इस ब्लॉक पे टेंशन और इस ब्लॉक पे टेंशन का रेशियो कितना तो 1:2। तो आप जानते हैं कि क्या होता तो टेंशन के इन्वर्स रेशियो में एक्सेलरेशन का रिलेशन होता, तो यहाँ पे 1:2 तो एक्सेलरेशन 2:1 हो जाएगा। यहाँ पे ट्वाइस एक्सेलरेशन हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन ट्वाइस है और इसका कितना हो जाएगा a हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का रेशियो टेंशन का रेशियो के इन्वर्स में होता 2t कि जहाँ पे तो वहाँ a होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो डायरेक्ट a की वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन m1 का एक्सेलरेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं। वो कैसे लिखते हैं तो बॉक्स बनाओगे, बॉक्स मेथड में तो क्या करते हैं तो 2 ब्लॉक्स हैं, एक का एक्सेलरेशन a है और एक का एक्सेलरेशन तो ट्वाइस है। तो बॉक्स लिखा बॉक्स और नीचे बॉक्स प्लस बॉक्स, चूंकि एक्सेलरेशन a एंड ट्वाइस है तो एक जगह बॉक्स के साथ क्या था 2 आता न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या था 4 आता। जिनका एक्सेलरेशन कितना होगा ट्वाइस ए होगा तो उसको यहाँ पे रखोगे, इस वाले बॉक्स में रखोगे, और जिनका एक्सेलरेशन कितना होता है ए होता उनको इस वाले बॉक्स में रखोगे, तो तुम्हारा एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा। और डायरेक्शन देखने के लिए तो जब इसको फैक्टर्स 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो फैक्टर बनेगा तो अगर ये ज़्यादा है तो डाउन जाएगा, और अगर ये ज़्यादा है 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये ज़्यादा अगर डाउनवर्ड्स है तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा। मैं बोलना चाहता हूँ डायरेक्शन के लिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे गारंटी नहीं होती है कि भारी वाला नीचे जाएगा और हल्का वाला ऊपर जाएगा, यहाँ पे कुछ अलग भी हो सकता है। जैसे अभी एक एग्जांपल उठाता हूँ, क्या बताया कि जिनका एक्सेलरेशन कितना है हमारा ट्वाइस है तो उस वाला मास को यहाँ पे रखोगे, इस बॉक्स में रखोगे, और जिनका एक्सेलरेशन ये है उसके मास को इस वाला बॉक्स में रखोगे। m2 का एक्सेलरेशन ट्वाइस है तो m2 यहाँ डाला और करस्पॉन्डिंग तो a की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से a की वैल्यू निकलती है और डबल कर दो तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी ट्वाइस a की वैल्यू निकल जाएगी। गुड, ओके। तो देखते हैं वैल्यू पुटिंग का काम कर लेते हैं। जिनका एक्सेलरेशन a होता है उसको यहाँ वाले बॉक्स में डालेंगे और जिनका एक्सेलरेशन ट्वाइस a होता है उसको यहाँ वाला बॉक्स में डालेंगे। 2 टाइम्स जो फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे कॉमन क्या होना चाहिए कि 3 किलो वाला हल्का है 4 किलो वाला भारी है, तो इसको नीचे जाना चाहिए इसको ऊपर जाना चाहिए, बट होता क्या उल्टा होता है, ये हल्का वाला नीचे जाता है और भारी वाला ऊपर जाता है। वो डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे। ये 3 किलो वाला का यहाँ पे रखना था 6g हो जाएगा, ये बेसिकली ये 6 हो जाएगा, ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, तो बड़ा वाले को प्लस में लिखोगे और छोटे वाले को माइनस में। और एक्सेलरेशन चूंकि निकालना तो जी से मैग्नीफाई कर लोगे, एक्सेलरेशन चूंकि निकालना तो जी से मैग्नीफाई कर लोगे, तो 6 - 4 डेट विल ट्वाइस जी बाई कितना आ जाएगा, ये तो डेट विल ये बता दिया कि जो जिनका एक्सेलरेशन ट्वाइस है उनको इस बॉक्स में रखते हैं और ए वाले को यहाँ पे इस बॉक्स में रखते हैं। तो 6 में से 4 माइनस कर दो ट्वाइस जी बाई कितना आ जाएगा तो 12 + 4 डेट विल तो 16, तो डेट विल एक्सेलरेशन विल जी बाई तो 8 g/8 एक्सेलरेशन से क्या कर रहा होगा ये ऊपर जा रहा होगा और डबल कर लोगे
G/8 का डबल कर लोगे तो G/4 एक्सेलरेशन से वो कहाँ जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा। G/4 एक्सेलरेशन से कहाँ जा रहे होंगे, वो नीचे जा रहे होंगे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में देखते हैं हम लोग A = G tan थीटा। क्या लिखा हुआ है, स्मॉल m इज स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। वेरियस टाइम से आए हैं नीट के एग्जाम्स में, और आपको पता ही है कि जो नीट के एग्जाम में आता है तो मेंस में आ जाते हैं या मेंस वाले नीट में आ जाते हैं। तो वेरियस टाइम से पूछे गए नीट के एग्जाम में। तो क्या दिया हुआ, A = G tan थीटा किस कंडीशन में होता है, स्मॉल m इज स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। स्मॉल m इज स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, तो A की वैल्यू G tan थीटा होती है। और फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ता है एक्सेलरेट करने के लिए, तो टोटल मास को एक्सेलरेशन से गुना कर लोगे। और नॉर्मल की वैल्यू भी निकालनी थी, स्मॉल m कैपिटल M पे कितना फोर्स लगा रही है, कैपिटल M स्मॉल m पे कितना लगा रहा है। दैट विल बी n = mg sec थीटा। mg cos थीटा लिख लिया, mg sec थीटा। तो इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या है हमारे पास, तो ट्रायंगुलर बेज है, इंक्लिनेशन थीटा है, ये कैपिटल M मास, और इस पर एक छोटा सा ब्लॉक रख दिएगा स्मॉल m। और आपको पता है कि अगर स्मॉल m को कैपिटल M के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रखना है तो कितना सिस्टम को चलाना पड़ेगा, तो A = G tan थीटा से चलाना पड़ेगा। तो आपको आगे क्या कहते हैं, जो फोर्स लगाने के लिए जो क्या किया गया, तो अलग से एक ब्लॉक लटका दिया गया, टांग दिया गया। सवाल क्या है कि स्मॉल m इज स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, तो m डैश की वैल्यू निकालना। तो क्या करेंगे देखेंगे आप, m डैश की वैल्यू निकालना। तो ये इंटायर सिस्टम क्यों चलेगा, ये m डैश का जो वेट है उसके कारण इंटायर सिस्टम चलेगा ऐसा। तो नेट फोर्स कितना हो गया, जो चलाने वाला फोर्स m डैश जी है, और टोटल मास कितना हो गया, m डैश स्मॉल m एंड कैपिटल M। तो दैट विल नेट फोर्स बाय टोटल मास से डिवाइड करके इंटायर सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालेंगे। और आपको पता है कि स्मॉल m को स्टेशनरी रखने के लिए, स्मॉल m कैपिटल M के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, तो कितने एक्सेलरेशन से सिस्टम चलता है, तो कितने एक्सेलरेशन चलता है, A = G tan थीटा। तो एक बार इधर से एक्सेलरेशन निकालने, m डैश इंटायर सिस्टम को तो पुल कर रहा है, m डैश G/A m + m डैश। और दूसरा जो है ये जो है एक्सेलरेट होगा, तो उसके लिए कितना था, G tan थीटा। दैट विल G tan थीटा, दोनों को इक्वेट कर देंगे, m डैश की वैल्यू निकल जाएगी। ये सवाल था कि स्मॉल m कैपिटल M के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, तो क्या निकालें आप, तो m डैश की वैल्यू कितनी होगी, तो दैट विल बी, तो m डैश इधर tan थीटा ले तो m डैश cot थीटा हो जाएगा, और m डैश कॉमन आउट करके तो m डैश की वैल्यू ले सकते हैं हम। तो ये जैसे इंपॉर्टेंट टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, A = G tan थीटा पे, जहाँ पे जो क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आपको आ सकते हैं, या कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट तो है ही। m डैश कॉमन ले लेंगे, m डैश, तो m डैश को m कैपिटल M + स्मॉल m / cot थीटा माइनस बना जाएगा। तो क्या होता था, लिफ्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, लिफ्ट में क्या होता है हमारे, तो लिफ्ट में लेके स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग, या स्ट्रिंग में टेंशन निकालो, या मशीन की रीडिंग निकालो, या फिर क्या निकालो, नॉर्मल निकालो। तो एक वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एलिमेंट्री एग्जाम्पल से आपको लिया जा रहा है, क्योंकि जेईई मेंस में तो ज़्यादा कुछ, लेकिन जनवरी वाले सेशन में पिछली बार ज़्यादा टफ क्वेश्चन आए नहीं थे। तो क्या बोला जा रहा है कि स्प्रिंग का रीडिंग निकालो, टेंशन निकालो, T = कितना बोलेंगे, m × G इफेक्टिव। G इफेक्टिव इसलिए कि अगर लिफ्ट ऊपर जाती है तो G इफेक्टिव G + A हो जाता है, लिफ्ट नीचे जाएगी G इफेक्टिव G - A हो जाएगा। और लिफ्ट अगर स्टेशनरी है तो G इफेक्टिव G होगा, और लिफ्ट फ्री फॉल कर रहा है तो G इफेक्टिव 0 हो जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग टेंशन या स्प्रिंग की रीडिंग आप निकाल सकते हैं यहाँ से। ये गिवन हो सकते हैं, क्या निकालना, G निकालना और करस्पॉन्डिंग टेंशन निकालना। ऊपर जाने के लिए G + A और नीचे जाने के लिए G - A, और नहीं जाने आने के लिए तो G। तो एक नॉर्मल की वैल्यू भी आ सकती है, नॉर्मल निकालने की भी जरूरत पड़ सकती है हमें कहीं पे। तो नॉर्मल की वैल्यू को फाइंडिंग कर लें आप। नॉर्मल की वैल्यू के लिए क्या करेंगे आप, तो जा रही है लिफ्ट ऊपर जा रही है, n = mg वैसे होता है, बट लिफ्ट अगर रहेगा तो G इफेक्टिव यूज करेंगे, तो n की वैल्यू m × G + A हो जाएगा। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो m × G + A, और नीचे जाएगी तो m × G - A। और अगर क्या कर रहा है लिफ्ट, तो फ्रीली फॉल कर रहा है, तो A की वैल्यू G के बराबर होगी। मतलब जो वेटलेसनेस का केस रिकॉर्ड होता है, फेमस केस है वेटलेसनेस, जो जहाँ पे क्या बोलते हैं सैटेलाइट में भी वेटलेसनेस को फीलिंग होती है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना, फिर से क्या करेंगे, तो m3g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, m1g sin थीटा भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और m2g। अब अगर यदि m3g + m1g sin थीटा ज़्यादा है तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएंगे, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेट फोर्स बाई ये जो m3g + m1g sin थीटा माइनस m2g अपॉन m1 + m2 + m3 कर देंगे, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे या यहाँ पे टेंशन निकालना, तो एक ही क्वेश्चन बना लोगे, ये ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ऐसे, तो T' - m2g, T' - m2g, T' - m2g दैट विल इक्वल टू m2a। ऑलरेडी ए पता हो जाएगा यहाँ से, तो टेंशन की वैल्यू निकालेंगे, T' - m2g = m2a, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल जाएगी। तो कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग फ्रिक्शन को उठाने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों को कवर हमें करना है, कि जो न्यूटन का केस और फ्रिक्शन वाले केस भी।
तो फ्रिक्शन वाले में तो क्या बोलेंगे, पहला जो है फ्रिक्शन, तो टाइप्स वगैरह जानते हो कि लिमिटिंग होता है, स्टेशनरी फ्रिक्शन होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। और करस्पॉन्डिंग हमें पहला क्वेश्चन ये होता है कि पुश कर आसान होता है या पुल आसान होता है। तो पुल करना आसान होता है और पुल करने के लिए थीटा एंगल पे कितना फोर्स लगाना पड़ता है। तो पुल करना है और थीटा एंगल पे फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो नॉर्मल की वैल्यू आप निकाल लोगे। नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg माइनस एफ साइन थीटा, और करस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू तो म्यू टाइम्स mg माइनस एफ साइन थीटा, और ज़्यादा होना चाहिए किससे, तो एफ कॉस थीटा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो क्या होगा, तो नहीं चलेगा। और अगर एफ कॉस थीटा ग्रेटर हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो चल जाएगा। तो जस्ट चलाना है, तो चलाने का कंडीशन एफ कॉस थीटा विल बी मोर देन, तो म्यू टाइम्स, तो वहाँ से वैल्यू आ जाएगी कि चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, रफ सरफेस ब्लॉक को स्टार्ट करने के लिए कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। और किस केस में मिनिमम वैल्यू होगी, कितने एंगल पे किस डायरेक्शन में लगाएंगे ताकि लीस्ट फोर्स होगा। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू डायरेक्शन में लगाओगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। और वो फोर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी आती है, डायरेक्टली म्यू mg अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट, म्यू mg अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट, तो डायरेक्टली फोर्स की वैल्यू हो जाती है। ये पुलिंग के लिए तो फोर्स निकाल लिया, वैसे क्या होता है तो इसके लिए वर्क भी निकालने की जरूरत हो सकती है कि जो कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जा रहे हैं तो फोर्स इतना लगाना पड़ेगा, या स्टार्ट करने के लिए इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट दे देगा तो क्या निकालना, वर्क डन निकालो। दूसरा, पुश करने में कितना फोर्स लगाना पड़ता है, पुश करना टफ होता है पुल के रिस्पेक्ट में, अब फोर्स की वैल्यू म्यू mg cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा होता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको याद रखने की जरूरत है, वैल्यू पुट करने के लिए जरूरत हो सकती है कि आप वैल्यू पुट करें कि पुश करने का फोर्स और पुल करने का फोर्स का रेशियो निकालो। तो क्या देगा, m2 एंड m1 स्मूथ सरफेस में याद होगा एक्सेलरेशन लिखना, अगर तो क्या बोलेंगे नेट फोर्स क्या होगा m2g, अगर स्मूथ सरफेस है m2g बाई टोटल मास से डिवाइड कर दोगे एक्सेलरेशन आ जाएगा, अगर स्मूथ सरफेस है तब। और टेंशन के लिए तो यहाँ पे t इक्वल टू m1a कर दोगे तो टेंशन निकल जाएगा स्ट्रिंग में। लेकिन अभी कौन सा सरफेस पढ़ रहे हैं हम लोग, रफ ले रहे हैं, तो रफ सरफेस है m2g नीचे और पीछे की तरफ क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू m1g, नेट फोर्स m2g माइनस म्यू m1g, नेट फोर्स m2g माइनस म्यू m1g, और मास से डिवाइड कर देंगे m1 प्लस m2, m2g माइनस म्यू m1g अपॉन m2 प्लस m1 डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा तुम्हारा एक्सेलरेशन, m2g माइनस म्यू m1g बाई m1 प्लस m2 से क्या निकल जाएगा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन निकलेगा तो क्या निकाल लेंगे आप, टेंशन। या तो वहाँ से इक्वेशन बनाए या यहाँ से बनाए, यहाँ से अगर बनाएंगे तो नीचे जा रहे हैं एक्सेलरेशन से m2g माइनस t इक्वल टू, तो m2 इंटू a की वैल्यू रखेंगे तो t की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो पास में नीट के एग्जाम में भी पूछा गया और इसके लिए भी पूछे जा सकते हैं, m2g माइनस t इक्वल टू m2 इंटू a, ये यहाँ से रख दोगे तो क्या निकल जाएगा, t निकल जाएगा। तो ये स्टूडेंट से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें जो है तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके आप काम कर सकते हैं। जेईई मेंस में ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला जा रहा है कि किस कंडीशन में m2 नहीं चलेगा या m1 नहीं चलेगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर m2g से ज़्यादा हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर m2g से ज़्यादा हो गया तो m1 डज नॉट मूव। अगर ये m1 m2 रखा हुआ, पूछ दिया कि किस कंडीशन में m1 नहीं चलेगा, तो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और m2g क्या होगा, कम होगा तो नहीं चलेगा। तो डायरेक्टली कंडीशन आ जाएगा म्यू m1 इज मोर देन m2, तो करस्पॉन्डिंग म्यू m1 इज मोर देन m2, या लेंथ में भी यूज करते हैं, चेन में होता तो ऐसे यूज कर सकते हैं कि जो चेन का लेंथ ऊपर में है तो म्यू टाइम्स वो लेंथ को गुना कर देंगे, ये जो लटक रहा है लेंथ उससे इक्वेट कर देंगे, तो डायरेक्टली तो कंडीशन आ जाएगा कि कितना लेंथ लटकना चाहिए और कितना लेंथ टेबल पे पड़ा होगा। उसके अलावा ये केस होता है कि ऑलरेडी ये चल रहा है, ये m2 चल रहा नीचे जा रहा है और m1 आगे जा रहा है, तो पूछा जाता है कितना मास उसके ऊपर रख दे m1 पे ताकि ये क्या करे, ये सिस्टम टू मूव ना करे। तो इसके ऊपर मास m0 रख दिया गया, मास m0 रख दिया गया, तो क्या करोगे आप, नॉर्मल की वैल्यू m1 प्लस m0 इंटू जी हो जाएगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू टाइम्स m1 प्लस m0 इंटू जी, म्यू टाइम्स m0 प्लस m1 इंटू जी, और ये किससे ग्रेटर होना चाहिए, तो m2g से ग्रेटर होना चाहिए। तो क्या होगा ये, तो अब m1 नहीं मूव करेगा। तो यहाँ से तो अगर m2 और m1 दिया हुआ तो कितना मास रखना पड़ेगा वो निकल के आ जाएगा। तो इंक्लाइन प्लेन पे क्या होता है कि रिपोज एंगल इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। रिपोज एंगल क्या होता है हमारा, तो जिस एंगल पे सिस्टम स्लाइड करना शुरू करता है और वैल्यू कितनी आएगी, तो नीचे mg sin थीटा और ऊपर म्यू mg cos थीटा को इक्वेट कर दोगे तो रिपोज एंगल tan इनवर्स म्यू s के बराबर आ जाएगी। ये वो एंगल होता है जिस एंगल पे स्लाइड करना शुरू होता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पे काम करेगा। अब ये दो भागों में बट गया, एक क्या होगा हमारा, तो एंगल जो गिवन होगा इंक्लाइन प्लेन का रिपोज एंगल से ज्यादा होगा, तो रिपोज एंगल से ज्यादा होगा तो ब्लॉक क्या करेगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो नीचे की तरफ जाएगा तो एसिलेट करेगा, एसिलेट करेगा तो कितनी एसिलेशन आती है, रिपोज एंगल से ज्यादा एंगल के लिए। तो ये केस के लिए तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर स्मूथ होता तो जी साइन थीटा और रफ है तो mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा कर लोगे।
मास से डिवाइड करके एक्सेलरेशन में कन्वर्ट कर लोगे तो डेट ऑफ जी टाइम्स साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू डाउन द प्लेन कितनी आ जाएगी, तो जी टाइम्स साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, आगे जो है तो कुछ डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तो जरूरत पड़ सकती है कि इतने टाइम में कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, या इतना डिस्प्लेस हो गया तो कितना टाइम लगा। तो रफ सरफेस पे ए की वैल्यू जी टाइम्स साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, और ए की वैल्यू ये जस्ट जी रिमूव कर लेंगे आप, ए नीचे जी नियम। तो दो सरफेस पे कंपेयर करना, दो सरफेस पे क्या करना, कंपेयर करना। इंक्लाइंड रफ सरफेस है, ये रफ है और स्मूथ है, बस इतना ही अंतर है कि ये रफ है और स्मूथ है, बाकी सब कुछ से आइडेंटिकल है। तो क्या डेफिनेटली तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि क्या करोगे। तो यहाँ पे रफ सरफेस पे ज़्यादा टाइम लगता है और स्मूथ सरफेस पे टाइम कम लगा। तो रफ सरफेस पे जो टाइम है, स्मूथ सरफेस पे जो टाइम लग रहा है, उसका n मल्टीपल्स है। कितना मल्टीपल्स हैं, तो n मल्टीपल्स है। तो n मल्टीपल्स थीटा एंड म्यू में रिलेशन आएगा। रफ सरफेस पे जो टाइम लग रहा है, स्मूथ सरफेस का n मल्टीपल है। रफनेस कितना म्यू है, तो क्या रिलेशन आता है, म्यू में, थीटा में, n में। म्यू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 - 1/n स्क्वायर, म्यू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 - 1/n स्क्वायर। या फिर जो है कॉरस्पॉन्डिंग निकाल सकते हो, कॉट थीटा एंड म्यू दिया हुआ तो क्या निकल जाएगा, n निकल जाएगा। ये n एंड थीटा दिया तो म्यू की वैल्यू निकल के आ जाएगी। या फिर जस्ट अगर रिपोज एंगल से कम एंगल है, बताया था कि एक रिपोज एंगल होता है, दूसरा उससे कम होता है, तीसरा उससे ज़्यादा होता है। ज़्यादा वाला केस कर लिया, कम वाला केस में तो क्या बोला, कम है, तो ये स्टेशनरी होगा, तो mg sin थीटा फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। रेस्ट में है, रिपोज एंगल से कम एंगल के लिए काम कर रहे हैं, एंगल इज लेस देन रिपोज एंगल। नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जो है तो ये रेस्ट में है तो f की वैल्यू mg sin थीटा और mg cos थीटा नॉर्मल को बैलेंस कर लगी, नॉर्मल की वैल्यू mg हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या पूछा जाए कि इंक्लाइंड रफ सरफेस पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना। तो इंपॉर्टेंट बात है, कॉन्टैक्ट फोर्स निकालने के लिए तो mg, तो ये साइन थीटा फ्रिक्शन की वैल्यू और ये नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा, तो दोनों का पाइथागोरस कर लेंगे तो कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो mg के बराबर आ जाएगी। तो ये न्यूटन लॉ और फ्रिक्शन में तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस के लिए तो ये फंडे हैं जिससे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। ओके, तो नेक्स्ट सीरीज में हम लोग देखते हैं कोलिजन एंड वर्कन वगैरह।